नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चूंकि हम बंगाल में हैं तो बंगाल के उन लोगों के साथ आपको यानी जो बाकी हिंदुस्तान के दर्शक हैं उनको सुपरिचित करा रहे हैं। और आप में से ज्यादातर लोग देखते भी होंगे हमारे साथ जब है पंकज जी, तो वो पंकज विश्वास जी पॉलिटिकल डे बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप उनको अगर बंगाल के लोग हैं उनको ये परिचय की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि कितनी तीखी टिप्पणियां, कितनी गहरी समझ वो है। लेकिन बाकी तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत बेहतर समझ के साथ बंगाल की राजनीति को समझते हैं, उसके इतिहास पर अपने आप को नजर रखते हैं और आज के साथ जोड़कर देखते हैं। तो ये कम गुण होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी हमारे इस पर नेटवर्क पर। दरअसल पंकज जी, पूरा देश अगर किसी चीज को देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसका पहला वर्ड यहीं से शुरू होता है कि चुनाव में चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। तो पहले हम इसी सवाल से शुरू करें, फिर आपके पास इसकी परतें खुलेंगी। यहां से आप शुरू करें तो बेहतर होगा। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म में मौका देने के लिए। और जो आपने कहा सर कि चुनाव में चल क्या रहा है, सर चुनाव में बहुत कुछ चल रहा है। 2021 और 26 का अगर फर्क आप सर समझना चाहे हम लोगों के नजरिए से, तो 2021 में बीजेपी में आत्मविश्वास तो कूट कूट के भरा था, लेकिन बंगाल सर थोड़ा भारत में और जगहों पे जिस तरीके से चुनाव होता है उतना सही तरीके से, सही मायने से यहाँ पे चुनाव नहीं होता है। यहाँ अंदर ही अंदर जो दिखता नहीं है बहुत कुछ होता है। तो सर कहीं ना कहीं बीजेपी को वो समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगा कि यहाँ बंगाल में कुछ दूसरे तरीके से ममता बनर्जी जो ओपनली बोलती रहती है सर कि खेला होबे, वो खेला एक्चुअली है क्या, वो समझने में थोड़ा बीजेपी को टाइम लगा। और इस बार यही चल रहा है कि बीजेपी को इस बार समझ है कि बंगाल में एक्चुअली होता क्या है। तो यही चल रहा है सर कि बीजेपी भी अपना जो जो खेला बोलती है ममता बनर्जी वो कर रहे हैं। और इस बार तो ईसीआई भी बहुत अच्छी तरीके से मैदान में है कि चुनाव सही तरीके से हो। और एक दिन पहले ये हुआ कि मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम टैग करके ट्वीट की है, और एकदम ठोक के, जिसको हिंदी में कहते हैं एकदम ठोक के ट्वीट किया है कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को किसी भी तरीके का खेला इलेक्शन कमीशन नहीं करने देगी। और ममता बनर्जी भी अपना खेल रही है। लेटेस्ट यही हुआ है कि हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी के ही विधायक थे और ममता बनर्जी का ही एजेंडा वो प्रमोट करते हैं हमेशा, हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को भागीरथी नदी, भागीरथी मतलब सर जो पूरे भारत में जिसको गंगा कहा जाता है, बंगाल में उसको भागीरथी नदी कहा जाता है, वो बोल चुके हैं पिछले साल कि यहाँ पे मतलब मुर्शिदाबाद में हिंदू 30% है, हम लोग 70% है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा है संख्या में, तो हिंदुओं को बहा देंगे। जो ममता बनर्जी का लाइन है वही हुमायूं कबीर का भी लाइन है। लेकिन ममता बनर्जी के पेज से और टीएमसी के पूरे सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो निकाला गया है कि बीजेपी ने उन्हें 1000 करोड़ रुपया दिया है और वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। यही सब चल रहा है सर। एक बड़ी दिलचस्प बात से आपने शुरू की तो मैं उधर ही जाना चाहूंगा। हालांकि हम लोग बात करते ममता बनर्जी का जो ये एक अटेम्प्ट है, ये एक मतलब मैंने पूरी जिंदगी तमाम दर्शक चूंकि हमारे तो जानते ही हैं, तमाम जिंदगी मैंने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं इस देश में। तहलका के बाद जो सबसे पहला स्टिंग ऑपरेशन है आज तक में वो मैंने ही किया। और उसके बाद सीरीज से मैं इन्वेस्टिगेटिव एडिटर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशंस मैंने बहुत बहुत देश की बहुत सारी, यहाँ बंगाल में भी एक बहुत ही मेजर स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों ने किया था। लेकिन एक बड़ी चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे वक्त पे इस तरह का अधकचरा आइडिया वाला कि कोई आदमी कह रहा है कि मुझे 1000 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया है, 1000 करोड़ रुपया एक तो लेने का जिगरा चाहिए कि उसको 1000 करोड़ रुपया मिलेगा कहाँ। वो ये सब हिंदी फिल्मों में जरूर होता है, लेकिन बाकी सब में 1000 करोड़ की कीमत होती है। वो कहाँ दिया जाएगा, इसके किस परिवार को जेनेवा में दिया जाएगा, लिंचस्टाइन में दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, कोई नहीं जानता है। और फिर दूसरा कि साहब मैं मुस्लिम वोटों को उनके कहने पे तोड़ूंगा और उससे ममता को नुकसान हो जाएगा, ये बात भी थोड़ा सा जमती नहीं। तो आपको इस स्टिंग की टाइमिंग, इस स्टिंग का कंटेंट
और ममता दीदी के साथ उसका रिश्ता, ये क्या दिखता है? सर सबसे पहले मुझे जो मेरे दिमाग में जो आया कि अगर ममता बनर्जी को पता था, जो टाइमलाइन दिखाया गया है वो पिछले साल का है, अगर ममता बनर्जी को मान लेते हैं, ममता बनर्जी को अगर 2-3 महीने भी पहले अगर पता लगा हो या 10 दिन पहले भी पता लगा हो या आज ही पता लगा हो, तो ममता बनर्जी की पुलिस और सीआईडी सर कर क्या रही है? ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले भी कहा है कि सीआईडी मेरे कंट्रोल में है, पुलिस इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। अगर ममता बनर्जी की बातों को सच भी मान ले तो सीआईडी से ममता बनर्जी इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करवा रही? पहला सवाल। ममता बनर्जी ने उनके जमाई को, उनके बेटे, उनके फैमिली को बहुत डिस्टर्ब किया है पुलिस थ्रू पुलिस। अगर वो दिखावा भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। अगर हम उसको सच माने कि ममता बनर्जी ने उन पे कार्रवाई की है, तो ममता बनर्जी ने डायरेक्ट अभी उस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों हो रहा है? और इससे पहले पिछले साल की मैं बात बोल रहा हूं, हुमायूं कबीर ने साफ कहा था कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, जो जीतेगा मैं उसके साथ हूं। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जीतने वाली है। चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार बनेगी और मैं उस सरकार का कंट्रोलर बनूंगा और ममता बनर्जी के पैर में गिर जाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर देगी, मुझे पता है। ये उन्होंने साफ मीडिया पे, टेलीविजन मीडिया पे, बंगाली मीडिया पे कहा है। तो उनका जो लाइन है वो एकदम साफ है कि वो टीएमसी के साथ में है। और यहाँ के जो मुसलमान कौम है वो, इतना लोग समझते हैं कि वो बुर्बक है, उनको कुछ समझ में आता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि किसको वोट करना है और कब करना है। यहाँ का बंगाल का मुसलमान समाज हमेशा सरकार के साथ रहा है, वो कांग्रेस की सरकार हो या लेफ्ट की सरकार हो या फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो। अगर, मुझे तो लगता है कि सरकार बनने वाली है इस बार 2026 में भाजपा की। और अभी से आप देखिए मुसलमान समाज का एक बड़ा गिरोह भाजपा के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीजेपी ने इस बार भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, फिर भी बीजेपी में बहुत सारे मुस्लिम फेस अभी आपको दिख जाएंगे। मुसलमान समाज हमेशा सरकार के साथ रहता है और वो अभी सरकार के साथ अभी भी है। तो हुमायूं कबीर, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मुर्शिदाबाद के बाहर वो तीर मार पाएंगे और मारने का उनका औकात भी है नहीं। वो बहुत बड़बोले किस्म के आदमी, इससे पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। और जब भी वो कोई विवादित बयान देते हैं उसके बाद मीडिया जब जाती है आपने ऐसा क्यों कहा, वो बोलते हैं तो चुनाव में के पहले तो ऐसा बोलना पड़ता है, वो तो कॉमन बात है। तो यही है सर। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें इसमें कही जो दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कई बार कहा भागीरथी में बहा देंगे, और वैसे भी हम लोग पूरे देश में जो भी सनातनी है वो जानता है माँ भागीरथी, जाह्नवी। और मैं तो बल्कि दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कोई 100 नाम नहीं है माँ गंगा के। माँ गंगा के हाँ। 1001 नाम को बाकायदा वो जाकर पुराण में पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण में। जब मैं पढ़ रहा था तो हिंदी की मतलब अपने इस देश के, सिर्फ हिंदी नहीं, वो संस्कृत के जी। और उस सब के, मैं बड़ा वो हुआ पंकज जी, विश्वास जी, की मुझे लगा कि एक भाषा कितनी, मतलब इस पूरे देश में कैसे समृद्धि है भाषा की। तो माँ गंगा भागीरथी भी है, लेकिन वो उसमें बहाने की बात करते हैं, वो साफ तौर पर बोलते हैं। फिरहाद हकीम 50% से ज्यादा उर्दू बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं इंशाल्लाह एक हम ऐसे धर्म में हैं और बाकी सब लोग इसमें आएंगे। कई सारे बयान है, मुझसे ज्यादा आप अच्छे से उनको समझते हैं। इसके बावजूद भी आप ये कह नहीं सकते कि पोलराइजेशन हिंदुओं में हुआ है क्या। आज भी हम उस पोलराइजेशन को इसलिए नहीं कह सकते कि मुस्लिम वोट एक तरफा है। मुस्लिम वोटों से बात करेंगे तो फिरहाद हकीम, इसको भी, हुमायूं कबीर को भी कई बार गाली दे रहे हैं, जैसे मैंने बात किया लोगों से। वो ओवैसी को भी यही कह रहे हैं कि ये सब ममता को परेशान करने के लिए, माफ कीजिए, बीजेपी की तरफ से आए हैं। लेकिन ऐसा डिवीजन बंगाल में हिंदुओं के अंदर कभी नहीं दिखा। उसका कारण क्या है? क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बाकी देश से 1 साल पहले ही भयानक हिंसा देख चुका था। डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों लाशें उस शहर ने देखी हैं। उसमें पता नहीं ग्रेट क्या था, ग्रेट कैलकाटा किलिंग उसको कहते हैं। वो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इससे पहले के, इस चुनाव से पहले के हिंदुओं के रिएक्शन और इस चुनाव के इस वक्त, मतलब अब ऐसे में, वो सनातन की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, इन दोनों के अंतर को कैसे देखते हैं, विस्तार से भी बताएंगे तो चलेगा जी।
ऐसा है कि जब ये बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद बहुत लोग इधर आए, जिसको यहाँ पे सर बांगाल बोला जाता है। बंगाली में दो कम्युनिटी है, एक को बोला जाता है घोटी, घोटी का मतलब जो यहीं के भारत के ही निवासी थे, और एक कम्युनिटी है बांगाल। दैट मीन्स कि जो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे या वर्तमान बांग्लादेश से आए थे। तो बांग्लादेश से आया जो पॉपुलेशन है उसमें मैं भी हूं सर। मेरे भी दादाजी उधर उस पार से आए थे और बिहार के समस्तीपुर में बस गए थे। मैं भी समस्तीपुर में जन्मा हूं। उसके बाद मैं इधर वेस्ट बंगाल में आया व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो बांगाल जो पॉपुलेशन है सर, उसको तो सब कुछ समझ में आता है कि अगर कहीं भी मुसलमान संख्या में ज्यादा हो जाए तो उसका क्या असर हो सकता है। और एक कारण है सर इसके, आपने जो कहा उसका एक बड़ा कारण है कि 34 साल यहाँ पे वामपंथियों की सरकार थी। उससे पहले 30 साल लगभग कांग्रेसियों की सरकार थी। तो उन्होंने सेकुलरिज्म का जो चूरन खिलाया था, उससे अभी भी बहुत बड़ा बंगाली समाज बाहर नहीं आ पाया है। ये तो सर एकदम सच्चाई है। लेकिन अभी का जो कंडीशन है सर, कि जहां पर मान लीजिए 30%, 40%, 50% या उससे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां हिंदुओं में काफी डर का माहौल है। हिंदू वहां बहुत सारी समस्याओं में पड़े हुए हैं। वहां के हिंदुओं में तो पोलराइजेशन है, जैसे मालदा के हिंदुओं में, मुर्शिदाबाद में, उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में, साउथ 24 परगना में, कहीं कहीं हावड़ा हुगली में भी। लेकिन जहां पे हिंदू मान लीजिए 70%, 80%, 90% है, वहां हिंदुओं में बंटवारा है। बीजेपी अभी 2021 के बाद हिंदुओं का 56% के आसपास उनको वोट मिलता है। लेकिन यह भी सच्चाई है सर कि जब बांग्लादेश में वहां हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, दीपू चंद्र दास वाला मामला हुआ, या शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं पे जो अत्याचार बढ़ने लगा, तो उसका एक असर यहां बंगाल में भी दिख रहा है कि हिंदुओं को, जो सेकुलर हिंदू थे, वो उनका भी अब आंख पे जो पट्टी पड़ी हुई थी वो पट्टी हट रहा है। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि मुसलमान पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या परिस्थिति हो सकती है। अगर मुस्लिम लोग सरकार में आए तो हिंदुओं को क्या परेशानी हो सकती है, एकदम अब क्लियर कट सर समझ में उन लोगों को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू पोलराइजेशन नहीं हुआ। बीजेपी जो 36% से लेकर 41% तक बीजेपी को वोट मिलता है, तो ये वोट सर पूरी 100% हिंदुओं का ही है। और किसी समुदाय का वोट, वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या मुसलमान का वोट हो, नहीं मिलता है सर। यही सच्चाई है। जी, तो ये इस चुनाव से पहले और अब के बीच का आप ये अंतर मान सकते हैं कि ये 2026 से पहले किस बंगाल की मान सकते। आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। हाँ, ठीक है। नेटवर्क में थोड़ा बीच में ये चलेगा, तो दर्शकों के लिए हम लोग बता दें, बीच में काटना। दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि बंगाली प्राइड को वो बहुत पिच करती हैं और उसके साथ वो उस वोट को शेयर करने की कोशिश करती है, जो हम अक्सर देखते हैं कि भाई नहीं नहीं, यहाँ बंगाल के अलावा कुछ नहीं चलेगा। जैसे मैं एक जगह खड़ा था आज, तो वो मुझसे कह रहा है कि आपको अगर बंगाली नहीं आती तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए यहाँ। वो इस तरह के वोटर्स को बहुत कैटर करती हैं। ये क्या, ये भी एक बाधा है बीजेपी के लिए, जबकि यहाँ भाई जो लड़ रहे हो तो बंगाली होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे वो तो बंगाली ही होंगे, क्योंकि चाहे शुभेंदु हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे वो समीक भट्टाचार्य हो या सिकदर हो, ये तमाम लोग तो बंगाल के ही हैं। तो ये आइडिया चलता कैसे है, मतलब ममता बनर्जी इससे उन आदमियों को कैसे अपने वोटर्स को मोटिवेट कर पाती हैं कि नहीं साहब, बीजेपी बाहर की पार्टी है और वो बंगाल को नुकसान पहुंचाएगी और यहाँ तक कि मछली बंद कर देगी। ये कैसे आइडिया आ जाता है? सर ऐसा है कि ममता बनर्जी बहुरूपिया पॉलिटिक्स करती है। कभी वो बंगाली अस्मिता की बात करती हैं, कभी वो हिजाब लगा लेती हैं, कभी वो रामनवमी में चली जाती हैं। उनको जब सर जैसा सूट करता है वो उस तरीके की राजनीति करती है। बीजेपी ने जब राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्ववाद का मुद्दा आगे बढ़ाया, तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि उसको काउंटर करने के लिए ये बंगाली अस्मिता का पॉइंट लाया सामने में। लेकिन सर आप ही सोचिए कि कीर्ति आजाद क्या बंगाली है? यूसुफ पठान का बंगाली है। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो टीएमसी से खड़े हुए बहुत बड़ा अपराध कर दिए, पाप कर दिया, ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। ममता बनर्जी बोलती है बंगाली अस्मिता की बात। इस बार भी उन्होंने 5 आदमी को टिकट दिया है राज्यसभा में,
उसमें राजीव कुमार तो उत्तर प्रदेश से है, ममता बनर्जी खुद कहती है कि मैं बंगाल को यूपी नहीं बनाने दूंगी बंगाल को। तो राजीव कुमार तो सर उत्तर प्रदेश का आदमी है, वो अच्छा पुलिस है या बुरा पुलिस है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश का आदमी है। मेनका गुरुस्वामी वो सर कहाँ की है, वो क्या बंगाल की है? ममता बनर्जी को जब जैसा सूट करता है वो सिर्फ उसी मुद्दे को आगे बढ़ाती है और 5-6 महीने के बाद आप देखिएगा उसी मुद्दे से वो भटक जाती है। उनको सिर्फ नया नया नैरेटिव चाहिए, कभी वो बंगाली बन जाती है, कभी वो इंडियन बन जाती है। ममता बनर्जी जब सर पावर में नहीं थी उससे पहले बहुत राष्ट्रवाद का बात करती थी, जब यहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट थी। आपको पता ही है लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी रशिया चाइना सेंट्रिक है, उनके सारे आइडियोलॉजिकल जो फोरफादर्स है या उनके जो नेता वगैरह हैं सारे वो चाइनीज या रशियन है। तो उस समय ममता बनर्जी विवेकानंदा जी को आगे बढ़ाती थी, यहाँ के जो जितने भी हमारे स्वाधीनता संग्रामी है उनकी बात करती थी। तृणमूल प्लस का एक भी प्रोग्राम वंदे मातरम या जनगण मन के सिवा शुरू भी नहीं होता था, खत्म भी नहीं होता था। लेकिन पिछले 5 साल में एक बार भी ममता बनर्जी के मंच से जनगण मन या वंदे मातरम सुनाई नहीं। अब वो सिर्फ जय बांग्ला बोलती है। अब सिर्फ वो ये बंगाली अस्मिता हो या बांग्लादेश का जो कनेक्शन है, होता क्या है जो ममता बनर्जी का तो बहुत बड़ा एक चंग वोटर जो है बांग्लादेशी पॉपुलेशन है, बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स जो है, जिनको बांग्ला में हम लोग बोलते हैं अनुप्रवेशकारी, मतलब बाहर से आए घुसपैठिया हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो उनको खुश करने के लिए अब वो जय बांग्ला स्लोगन बोलती है। ये जो खेला होबे स्लोगन है ये बांग्लादेश के एक एमपी जिसका नाम है शमीम उस्मान उनका है। ये खेला होबे स्लोगन भी बांग्लादेश का ही स्लोगन है। और आपका जय बांग्ला जो स्लोगन है मुजीबुर रहमान का स्लोगन है। सारे स्लोगन अब बांग्लादेश से वो हायर कर लेती है इनको खुश करने के लिए। वो एक नंबर की बहरूपिया पॉलिटिक्स करती है, वो बहरूपिया है सर। उनका कुछ यहाँ के जो मुद्दा है, जैसे बीजेपी का कोर मुद्दा है राष्ट्रवाद हिंदुत्ववाद, बीजेपी वहां से कभी नहीं भटकती, लेकिन ममता बनर्जी खुद ही भटक जाती है। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि एक भी मुद्दा, क्योंकि मैं उनकी नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि कई सारे उन्होंने फिल्म हीरोइनों और उनको गायिकाओं को टिकट दिया हुआ है जो कह रही थी, अभी एक गा रही थी कि दिल में काबा और आंखों में मदीना है, इस तरह का भी वो गाना मैं सुन रहा था। बड़ा इंटरेस्ट। जी जी, उनको तो टिकट ये देने जो का बात था लेकिन ममता बनर्जी ने दिया नहीं इस बार उनको, और वो भी शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हुई नहीं। इस गाने के बावजूद भी नहीं दिया। नहीं हुआ क्या इस बार, ममता बनर्जी को तो बहुत ज्यादा डर है कि मेरी सरकार जाने वाली है और वो दिख भी रहा है। इसके वजह से उन्होंने सिर्फ अपने जो पसंदीदा लोग हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक पार्टी के अंदर ही एक अलग लाइन है दोनों का, दोनों के पसंद के लोग अलग है। दोनों मतलब बुआ और भतीजे का जो खेमा है दोनों का, एक्चुअली कालीघाट में कोई खेमा है नहीं, लेकिन तृणमूल में वो फॉल्ट लाइन क्रिएट करके रखे हुए हैं कि इससे काम नहीं बनेगा तो चलो उससे मनवा लेंगे। तो अभिषेक बनर्जी के खेमे के जितने लोग हैं उन लोगों को, ज्यादातर लोगों को इस बार टिकट नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने अपने ही खेमे के लोगों को टिकट दिया है क्योंकि उनको डर है कि अगर बीजेपी मान लीजिए मेजोरिटी के आसपास आ गई, 10-20 सीट अगर मिल गया, कहीं अभिषेक बनर्जी तो अपने खेमे के लोग के साथ भाग नहीं जाएगा। राजनीति में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोग माँ बेटे को मरवा देते हैं, बेटा बाप को राजनीति से बाहर कर देता है। तो भारत ने ये बहुत देखा है, इसीलिए इस बार ममता बनर्जी, वो सिनेमा वाले लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, उन्हें तो दिया ही नहीं है, अभिषेक बनर्जी के लोगों को भी टिकट नहीं दिया है। अच्छा, ये बात यहाँ चलती है कि ये हो सकता है, ये बात हो, राजनीति में तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चर्चाओं में आती है ये बात कि उनके बीच में डिवीजन दिखता है, क्योंकि मैं देख रहा था ये टिकट को लेकर जो मटिया बुर्ज में है, उस टिकट में पता चला कि जो खल्लिक साहब है वो ममता बनर्जी की वजह से टिकट उनको मिला है, नहीं तो वहां से अभिषेक किसी और को, युवा को देना चाहते थे। तो आपकी बात से ये बात तो साफ होती है कि वो है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि घुसपैठियों का एसआईआर में जो नाम कटा है या बहुत सारे, तो लेकिन ममता बनर्जी ने इसको फिर अपनी जीत के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया कि मैंने एक तो 32 लाख बचा दिए और दूसरा बीजेपी ने हिंदुओं के वोट काट दिए, मतवाओं के। आपको लगता है इससे भी बीजेपी को फर्क पड़ेगा, या बीजेपी की जो जीत की उम्मीदें हैं उनमें इससे कोई बहुत फर्क नहीं आ रहा है? सर ऐसा है कि जो मतवाओं का नाम कटा है या हिंदुओं का नाम कटा है, ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये हुआ था सर जो पहला जो लिस्ट आया था, फर्स्ट लिस्ट में, उसको बांग्ला में बोलते हैं खसरा तालिका, फर्स्ट लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट में सर ऐसा था कि उसमें ज्यादातर
मृत वोटर थे, डिसीज्ड, डबल एंट्री एंड फेक वोटर्स, मतलब जो सिर्फ कागज पे ही जिंदा थे लेकिन एक्चुअली थे नहीं, और जो एक्चुअली मर गए हैं उनका नाम दशकों से यहाँ चल रहा है, काटा नहीं गया। फैमिली जितना बार एप्लीकेशन दिया कि मान लीजिए मेरे पिताजी मर गए हैं, मेरे पिताजी का नाम काट दिया, यहाँ सुनवाई होती नहीं। यहाँ एक मंत्री है, अभी जो शिक्षा मंत्री है बात्रो बसु, उनके माताजी और पिताजी बहुत साल पहले गुजर चुके हैं, अभी भी वो वोट डालने के लिए आते हैं। और बीजेपी के जो श्रमिक भट्ट है यहाँ के प्रेसिडेंट, उनके पिताजी का भी निधन हो गया है, लेकिन वो 4 बजे के बाद वो भी वोट देने आते हैं, लेकिन अपने बेटे से कोई मुलाकात करता नहीं। तो जो हिंदुओं का जो वोट कटा है वो सर ज्यादातर यही वाला वोट है। और जो फाइनल लिस्ट आया है अभी, और फर्स्ट लिस्ट को छोड़ दे तो सेकेंड लिस्ट में जो है उसमें ज्यादातर सर मुसलमान लोगों का ही नाम कटा है, जिसका एक बड़ा संख्या है जो एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। यहाँ तो लाखों लोग हैं, कि कह सकते हैं कि करोड़ों लोग हैं जिन जो उस पार से आए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, जो भारतीय कानून के तहत जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिया है, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान, उन लोगों का नाम इस बार ज्यादा कटा है। हाँ, ये हुआ है कि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, ममता बनर्जी ने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया है, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं जब तक नहीं एनआरसी होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा केंद्र सरकार की तरफ से या कोई न्यूट्रल एजेंसी की तरफ से, तब तक तो उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जितने भी नाम कटे हैं उनका सर मेजर परसेंटेज मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का ही है। और ममता बनर्जी जितना भी बोल ले, ममता बनर्जी अगर हार भी जाएगी तो वही बोलेगी कि ये मेरी जीत है, इस तरीके से, इस तरीके से। वो उनका जो मिजाज है वो इसी तरीके का है, कुछ भी हो जाए वो कभी हार नहीं मानती है। ये उनका प्लस पॉइंट भी है और एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन अभी हम लोग कल परसों देख रहे थे ममता बनर्जी की रैली में, मतलब जो वो नॉमिनेशन फाइल करने आई कल, मैंने देखा वो भीड़ में बहुत ही कम संख्या थी बामुकाबले जब शुभेंदु का आया, तो उस पे उनकी भीड़ का कहना ये था कि, और उनके समर्थकों ने, उनके जो विचारक हैं जो यहाँ के इस मीडिया में बहुत ज्यादा हैं, जो मैं हिंदी के अखबार भी पढ़ता हूँ तो वो भी ममता बनर्जी के लिए बैटिंग करते हैं, एक तरफा वो इस तरह की बैटिंग करते हैं कि वो क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन उसमें उनका एम्पायर ये कहता है कि ये बॉल वाइड है, इस तरह के लेवल पे वो रहते हैं। तो वो जो है, मुझे कई बार लगता है कि वो भीड़ का अगर आप देखें तो भीड़ आपको किस तरह की दिखी, और उससे कोई मैसेज आपको आप पकड़ पाए दर्शकों के लिए? सर भीड़ का जो मामला है, हमेशा सर भीड़ से नहीं जीता जाता है। भीड़ को छोड़ के भी इलेक्शन मैनेजमेंट भी एक बड़ा इशू बंगाल में रहता है। कौन चुनाव करवाता है? यहाँ सर चुनाव होता नहीं है, चुनाव करवाना पड़ता है। अगर 2021 में वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता में जो मैदान है, वहां 10 लाख की भीड़ हुई थी नरेंद्र मोदी जी के सभा में, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ज्वाइन किए थे बीजेपी में, लेकिन उस बार बीजेपी जीती नहीं। और एक और मुद्दा है कि मान लीजिए जब लेफ्ट के, जब 2008, 9, 10 की मैं बात कर रहा हूं, जब लेफ्ट यहां से जाने वाली थी, उस समय भी किसी को अगर लग जाता है कि ये सरकार से जाने वाले हैं तो उनका भीड़ यहाँ कम होना शुरू हो जाता है। लोग अपना भविष्य के बारे में भी बंगाल में सोचते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद यहाँ एक तूफान चलता है। आपको पता ही होगा 2021 के बाद क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा। सर मुझे भी घर छोड़ के जाना पड़ा था, मेरे ऊपर 7 केसेस हुए थे, मैं 2 बार गिरफ्तार हुआ हूं। तो यहाँ सर ये बहुत आम बात है। इसीलिए हो सकता है कि ममता बनर्जी का भीड़ कम हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि जीत नहीं पाएंगे, इनके साथ जाने में फायदा नहीं है, आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी में भी तो कोई गारंटी, बीजेपी में भी तो किसी ने गारंटी नहीं दिया कि हम रविंद्र संगीत बजाएंगे, डीजे नहीं बजेगा। मोदी जी ने तो साफ साफ कहा है, और हर रैली में वो बोल रहे हैं कि सबका हिसाब होगा। तो लोगों को हिसाब होने का भी डर सता रहा है सर। अच्छा, आपको 2 बार अरेस्ट किया गया, और आपके ऊपर क्या वो लोग धाराएं लगा रहे थे, क्या कह रहे थे, आपको क्यों किया गया? सर मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ जितने भी बंगाली इंडिपेंडेंट मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, जो, और इंडिपेंडेंट मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, सुमन दे वो सबसे बड़े स्टार रिपोर्टर हैं एबीपी ग्रुप के, आपको भी पता होगा। सुमन दे पे भी मल्टीपल केसेस हैं। वो भी एक केस में ममता बनर्जी के ही टाइम में, करीब 7-8 साल पहले की बात है, वो भी 14 दिन हाइड आउट में थे। तो यहाँ पे ये आम बात है। और मेरे ऊपर जो केस हुआ है वो तो बहुत कम, मतलब ये हुआ है। यहाँ एक सफीकुल इस्लाम बोल के एक यूट्यूबर है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, पहले कोलकाता टीवी में काम करते थे, अभी उनका अपना एक यूट्यूब है जिसका नाम है
आरामबाग जीबी करके उनका ये है, उनपे 47 केस है, अभी तो उन्होंने गिनना छोड़ दिया है। और उनके घर में एक पैकेट पुड़िया, ड्रग्स वाला पुड़िया भी पुलिस ने फेंका था। उनकी नसीब अच्छी थी कि उनके घर में सीसीटीवी था, दिख गया। उनके ऊपर तो सेडिशन के भी चार्जेस है। राष्ट्रद्रोह तो नहीं होता है बंगाल में, लेकिन बंगाल के मतलब सरकार के खिलाफ द्रोह का मामला उन पे चल रहा था। और मेरे ऊपर सर मोलेस्टेशन चार्जेस हैं, मेरे ऊपर थेफ्ट चार्जेस हैं, दंगा भड़काने के आरोप है। लास्टली मैं जब गिरफ्तार हुआ था उसमें दंगा भड़काने का आरोप था। एक बहुत छोटा मुद्दा था, वो ये कि यहाँ पे ये नॉर्मल भी है। एक काली पूजा हो रहा था, 2024 की मैं बात बोल रहा हूँ। तो काली पूजा हुआ था, दो मुसलमान लड़कों ने मूर्ति तोड़ दी और पुलिस ने खुद सुओ केस किया था और मुसलमान लड़के को गिरफ्तार भी किया था। तो जो हुआ था, मैं वही खबर में बताया कि ऐसे ऐसे इस जगह पे मूर्ति तोड़ा गया है और इस लड़के ने तोड़ा है, इसके खिलाफ आरोप है, पुलिस ने इस धारा में केस बनाया है, ये धारा है। तो इस मंत्री ने ये कहा, विरोधी पार्टी ने ये कहा, बस इतना ही। बस पुलिस आ गई मेरे घर पे। एक मंत्री जी का उसमें ईंधन था और हौसला ईंधन बदला मेरी तरफ से हुआ नहीं, उनके तरफ से हो गया और मैं चला गया एकदम थाने में। एक रात थाने में रहा, फिर भाजपा वालों ने इसको मुद्दा बनाया, शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको जब मुद्दा बनाया, अमित मालवीय जी ने भी ट्वीट किया, तो ये मुद्दा बहुत भड़क गया। उसके बाद मेरे सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आ गए और वकील भी खड़े हो गए हाईकोर्ट वगैरह से। तो उनके दया से तो सर मैं बच गया, जेल नहीं जाना पड़ा, वरना जेल जाना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो टेरर का रेन ऑफ टेरर जिसको कहते हैं, क्योंकि टेररिज्म का शब्द का लोग अक्सर गलत अनुमान लगाते हैं, वैसे ये बना तभी था। जो टेररिज्म शब्द की उत्पत्ति है वो यही है, 792 से 794 तक रेन ऑफ टेरर, यानी सरकार का टेरर था। तो सही मायने में ये वर्ड हम लोग कोयन होते हुए देख रहे हैं यहाँ, जो बाद में इसका शब्द को अलग बदल दिया गया, यहाँ हम देख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है इस डर को अब बीजेपी की वोटर्स पार कर चुके हैं, और आपको क्या लग रहा है सरकार बनने की स्थिति आप किस तरह देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि बीजेपी जीत की स्थिति में है तो कारण क्या है, और क्या बीजेपी अपने वोटर्स को ये यकीन अब दिला पाई है कि हाँ आप वोट कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी? तो ये आप जरा बताएंगे दर्शकों को, तो समझ में आएगा कि आपका इस समय का असेसमेंट क्या है, सरकार इस समय किसकी बनती हुई दिख रही है और उसका कारण क्या है? सर मैं हमेशा अपने चैनल पे तो आंकड़ों की बात करता हूँ, आपके चैनल पे भी अगर आंकड़ों से समझाओ तो आपको भी समझने में आसानी होगी। बीजेपी का वोट एक कॉन्सिस्टेंट वोट है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी से टीएमसी का जो फासला है वो 40 लाख से 80 लाख के बीच में है। ये हेरफेर होता रहता है। ये हेरफेर किस तरीके से होता है? जितना ममता बनर्जी की पार्टी के लोग जितना यहाँ छप्पा वोट कर पाते हैं, रिगिंग कर पाते हैं, उस तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद भी 40 लाख से 81 लाख का फासला है। और अभी जो एसआईआर होने के बाद 91 लाख नाम कट चुके हैं। इसमें से 60 लाख नाम ऐसे थे फर्स्ट लिस्ट में जो मृत वोटर थे, मतलब फेक बोगस वोट था कंप्लीटली, मतलब वो ऑन पेपर थे ही नहीं। ऐसा 60 लाख वोट यहाँ पे कटा है और टोटल में 91 लाख कटा है। उसमें भी जितने भी बाद में जो नाम कटे हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स का है। इन्फिल्ट्रेटर्स कौन? बांग्लादेशी मुसलमान। तो बांग्लादेशी मुसलमान तो सर बीजेपी को वोट करेगा नहीं, ये आपको भी पता है। और जहां जिसकी सरकार होती है उसको ही रिगिंग करने में आसानी होती है और वही पार्टी रिगिंग करती है। तो यहीं पे सर बीजेपी का एडवांटेज हो जाता है, और उसमें भी 11 लाख ज्यादा। ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब आते हैं जो एक्चुअली ग्राउंड पे चल क्या रहा है। बीजेपी का जो वोट है वो 36% से 38% से 41.5% तक कॉन्सिस्टेंट है, न इससे कमता है न इससे ज्यादा कभी हुआ है। ज्यादा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पूरी मशीनरी चलाती थी आईपैक। यहां सरकार में आईपैक घुस चुकी है और इलेक्शन मशीनरीज में भी पूरा आईपैक चलाता था। कैसे होता था? इसके पहले आपको पता ही होगा, जो इलेक्शन कमीशन के जो टॉप में रहते थे वेस्ट बंगाल में, सारे ममता बनर्जी के ऑफिसर होते थे। वो क्या करते थे, जो जितने भी म्यूनिसिपलिटी है, म्यूनिसिपलिटी के स्टाफ को और ग्रुप सी ग्रुप डी आंगनबाड़ी के स्टाफ को, इन लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर बनाते थे। अब ग्रुप सी डी या म्यूनिसिपलिटी में जो काम करता है उसकी आइडेंटिटी कार्ड तो होती नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं पंकज विश्वास हूं, मेरे को अब्दुल रहीम बना के भेज दिया जाए तो आपको पता कैसे लगेगा? तो इस तरीके से पूरा इलेक्शन को साइंटिफिकली रीड किया जाता था।
और रिग करने के बाद भी ममता बनर्जी को भी तो पता था कि इतना छोड़ के चलना है, नहीं तो लोगों को भरोसा नहीं आएगा कि पूरा इतना रिगिंग हुआ। रिगिंग तो होता था, लेकिन सीपीएम के जमाने से ही ये लोग पूरा रिगिंग नहीं करते, मतलब एकदम विरोधी को वाइप आउट नहीं करते, थोड़ा सा रख देते हैं और बाकी हजम कर लेते हैं। इसी तरीके से सीपीएम के जमाने में भी जो चलता था वो और ममता बनर्जी साइंटिफिकली करती थी थ्रू आईपैड। और ईसीआई में जो इतना जो बदलाव आया, अभी मनोज अग्रवाल साहब आए हैं और ज्ञानेश जी ने जो पूरा एकदम तहलका मचा के रखा है, उसके बाद ममता बनर्जी का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ गया है। सिर्फ पुलिस का एक जो तबका है वो अभी भी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। अगर पुलिस के उस जो पुलिस के सिस्टम में अभी जो ममता बनर्जी के सपोर्ट में जो लोग हैं, अगर उनको किसी तरीके से चुनाव से अगर बाहर रखा जाए तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबली विन करेगी। और बीजेपी का जो वोट है वो एकदम सच्चा वोट है, उसमें कोई पानी नहीं है। टीएमसी का जो वोट एक्चुअली कितना है ये किसी को पता नहीं है, एक्चुअली टीएमसी को कितना मिलता है, क्योंकि चुनाव हो जाने के बाद जो रिगिंग होता है, जो बोगस वोट डलते हैं ईवीएम में, वो तो अलग है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद जब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में चला जाता है, उसके बाद भी पुलिस के पास उसकी चाबी होती है। और जब ड्यूटी बदलता है तो उस ड्यूटी बदलते समय पुलिस के गाड़ी के अंदर भी ईवीएम का इधर उधर होना बहुत यहाँ पे कॉमन है। और इसका बहुत सारा उदाहरण है, बंगाल में रिपोर्टिंग भी हुआ है, हमने भी रिपोर्टिंग किया है। 2021 और 24 के चुनाव में भी टीएमसी के बहुत सारे जो लोकल नेता है उनके घर से ईवीएम मिला है। तो हमें लगता है कि इस बार अगर ये नहीं हुआ तो ममता बनर्जी का एक्चुअल वोट कितना है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। और वो वोट सर मैं आपको आज बताता हूं 25 से 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर फेयर वोट हुआ तो। और इस परसेंटेज के साथ ममता बनर्जी जीत नहीं पाए। तो आपके मुताबिक बीजेपी इस बार मेजर विन की तरफ है अगर वोट डलवा लेती है, और क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग की ये जो प्रक्रिया है इससे वोट डल पाएगा? आखिरी सवाल सर, जितना पता है हमारा भी तो बीजेपी में कुछ कुछ कनेक्शन है और चुनाव आयोग में भी कुछ कुछ कनेक्शन है। अभी तक जो चुनाव आयोग ने किया है या बीजेपी की तरफ से इलेक्शन का जो भी कुछ दिख रहा है 10% हुआ है, 90% खेला होना बाकी है। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो सिर्फ नाखून और दांत दिखाया है इलेक्शन कमीशन ने, आगे काटने की बारी है। 15 तारीख के बाद सर देखिएगा बंगाल में क्या क्या होता है। अरे वाह, बहुत ही आप दर्शकों को बड़ी उत्सुकता में छोड़ के जा रहे हैं, और यही एक बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की पहचान होती है कि वो अगले एपिसोड की कहानी में लिंक छोड़ के जाता है। आपने ये बता दिया बाहुबली 2 आने वाला है, धुरंधर 2 आएगा द रिवेंज, आप ये बता रहे हैं। बस एक छोटा सा जवाब चाहिएगा, सच्चाई है। होता क्या है सर, बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता है, बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहिए, पत्रकारिता की भी एक हद होनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन भवानीपुर में क्या होना है ये तो बता सकते हैं? एकदम सर, भवानीपुर में जो है 40,000 से ऊपर वोट कटा है। और ममता बनर्जी 2016 में, मैं फिर आंकड़ों में आता हूं, 2016 के चुनाव में भवानीपुर में 25,000 का फासला था दोनों पार्टियों में, बीजेपी के साथ टीएमसी का, ममता बनर्जी के साथ ओपोनेंट जो कैंडिडेट थे उनका। और लास्ट इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में वो था 28,000। उसके बाद वहां पे जो कैंडिडेट थे वो अलग कैंडिडेट थे, उस समय ममता बनर्जी कैंडिडेट नहीं थी। ममता बनर्जी फिर बाई इलेक्शन में जीत के आई थी। और बाई इलेक्शन पश्चिम बंगाल में कैसे होता है वो सर आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। यहाँ बाई इलेक्शन में चुनाव नहीं होता है, वो पूरा मतलब क्या बोले उसको, सोप ओपेरा बोल सकते हैं। वो जो विनिंग पार्टी होती है अपनी तरीके से उसको मैनेज कर लेती है। फिर बाई इलेक्शन नहीं, यहाँ म्युनिसिपलिटी वोट और ग्रामीण जो जिला परिषद का वोट होता है, ग्राम पंचायत का जो वोट होता है वो भी उसी तरीके से होता है। वो सरकार क्यों पैसा बर्बाद करती है उस चुनाव में पता नहीं। वो सरकार को देना चाहिए कि भाई तुमको कितना रखना है, कितना अपोजिशन पार्टी को देना है, खुद ही डिसाइड कर लो, जनता का पैसा बर्बाद मत करो। उसमें ममता बनर्जी को 40,000 का मतलब फासला आया था। लेकिन एक्चुअली जो ममता बनर्जी का जो भवानीपुर से वो जीतती है 25 से 28,000 के करीब, और 40,000 एसआईआर में नाम कर गया है। इसीलिए ममता बनर्जी वहां पे डरी हुई है भवानीपुर को लेके। सबसे अच्छा होता अगर इकबालपुर, मोमिनपुर या पोर्ट जैसे मुस्लिम बहुल इलाके से कलकत्ता के आसपास में ममता बनर्जी अगर वहां से चुनाव लड़ती, शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो भी लड़ सकती थी तो कहीं एक से जीत जाती। भवानीपुर से तो सर वो जीतती हुई एकदम नहीं दिख रही है। उसका और एक बड़ा कारण है, भवानीपुर मिनी इंडिया है। जैसे फिराद हकीम कहते हैं मिनी पाकिस्तान, डॉन पत्रिका अखबार में वो बोले थे कि यहाँ कोलकाता में एक मिनी पाकिस्तान है, लेकिन भवानीपुर एक्चुअली मिनी इंडिया है।
वहां पे गुजराती पॉपुलेशन है, वहां पे बिहारी पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहां पे उत्कल मतलब उड़ीसा के लोग हैं, वेस्ट बंगाल से बाहर के बहुत राज्यों के वहां पे पॉपुलेशन है। और गुजरातियों को महुआ मोइत्रा ने थोड़ी दिनों पहले बहुत अनसन बोला था कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन फ्रीडम फाइट के समय उन्होंने उनका योगदान अच्छा नहीं था, ऐसा वगैरह वगैरह। और ये ममता बनर्जी को बहुत डैमेज किया है। और ये सिर्फ गुजरातियों को नहीं, टोटल हिंदी भाषी जो है, जैसे बिहार के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, छत्तीसगढ़ के हो गए, गुजरात के हो गए, कुछ मराठी हो गए, सिंधी, वहां सिंधी पॉपुलेशन भी है। तो हिंदी जितने भी लोग बोलते हैं सबको ये चुभा कि ये नहीं बोलना चाहिए था। बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी टीएमसी के एक वहां के जो काउंसिलर हैं, पार्षद, उनको सामने आना पड़ा, लेकिन इससे डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं। और भवानीपुर में कैसे क्या करना है चुनाव में, शुभेंदु अधिकारी 1 साल पहले से ये पूरा सेटिंग हिसाब वगैरह लगा रहे थे। चुनाव में जीतने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, बहुत कुछ करना पड़ता है बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी 1 साल से वहां ये कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी बार बार बोलते हैं, जो अच्छा जो स्टूडेंट होता है उसको एक रात पहले पढ़ना नहीं पड़ता है। वो 1 साल से ही पढ़ रहे हैं वहां फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए। जी, तो धन्यवाद, आप जुड़े विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है दर्शकों को इस बातचीत से बहुत मजा आया होगा। और आपने काफी गहरी बातें की हैं, तो तमाम लोगों की तरफ से मेरी ओर से शुक्रिया आपको, आप जुड़े उस पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आगे भी मिलते रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े उसके लिए धन्यवाद। तमाम दर्शकों को धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। नमस्कार।